नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज के इस टॉपर्स टॉक में हमारे साथ ऐसे दो टॉपर्स हैं जिन्होंने जून 2024 में अपनी मेहनत से नेट एग्जामिनेशन क्रैक किया है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2024। सो आज हम बात करेंगे मोहम्मद हसन एंड अमित जी से और जानेंगे कि उनकी प्रिपरेशन की क्या क्या स्ट्रेटजीज थी, क्या क्या चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया, किन चीज़ों पर फोकस किया, कैसे अपनी कमियों को ओवरकम किया एंड फाइनली ये रिजल्ट जो है अचीव किया है। सो सबसे पहले तो आप दोनों का ही वेलकम है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। अच्छा लगा कि आप लोग आए और अपनी जो सक्सेस जर्नी है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में, कि आपका ग्रेजुएशन मास्टर्स वगैरह कहाँ से क्या हुआ है, थोड़ा सा आप बताइए। डेफिनेटली मोहम्मद हसन। हाँ। मैंने मास्टर और अपना ग्रेजुएशन दोनों जामिया इस्लामिया से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने यूपीएससी की तरफ को गया और मेरा प्री नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा जेआरएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद में अपना यूपीएससी कंटिन्यू करेंगे। जेआरएफ के लिए मुझे थोड़ा सा मिथ लगा, जैसे वो से बोलते हैं 1 महीने में निकल जाएगा। तो मैंने दिसंबर का लास्ट ईयर, अभी जो एग्ज़ाम होता है दिसंबर में, सिर्फ बिना प्रिपरेशन के ऐसे ही दे दिया था कि देख लें कि इसमें मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे पता चल गया बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है ये, वो नहीं कि 1 महीने में निकल जाएगा। जैसा आपने भी कहा था कि 1 महीने की ये जर्नी नहीं है, एटलीस्ट 3-4 महीने भी अगर देखा जाए तो अगर 3-4 महीने एटलीस्ट लगते हैं। फिर इस बार मैंने प्रिपरेशन की, खैर मेरे मार्क्स आए हैं 224। उसके बावजूद उस पे भी मेरा नेगेटिव है, जेआरएफ नहीं हो पाया। ऑलमोस्ट जीआरएफ स्कोर जी। पिछली बार मैं बता पिछली रहा हूँ बार आपको 216 पे जनरल का जी, कट ऑफ था। मेरे जनरल में ही जनरल 216 से ज़्यादा है। यस। 216 मेरे लास्ट ईयर दिसंबर में ही 216 पे जेआरएफ था, तो मैं बड़ा खुश था इस बार कि मेरे 224 हैं। 24 है व्हाट्सएप। और मैं सोच रहा था बस रिजल्ट आया मैं मिठाई बांटू घर पे, लेकिन जब रिजल्ट देखा तो 224 पे भी मेरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप भले देखिए एनटीए के हिसाब से हो सकता है कि आपको जेआरएफ नहीं मिला हो, बट आपको जेआरएफ मिला है, यू डिजर्व इट। अब सिचुएशन ऐसी थी इस बार कि मल्टीपल पीएचडी एस्पिरेंट फिर से आए थे बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द पैटर्न एंड एवरीथिंग। बट कोई बात नहीं, अगली बार होगा, दिसंबर बहुत दूर नहीं है। डेफिनेटली आपका जो हक है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। अमित जी, आपके बारे में। सबसे पहले मैं थैंक यू सर आपको कहना चाहूँगा। वेलकम। सर मैं स्पेशली यूपी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा था, तो इस बीच सर मतलब रेगुलर पेपर नहीं हो रहे थे और एग्ज़ाम नहीं हो, तो मैंने एक दोस्त मतलब पीएचडी में एनरोल कराया। तो मैंने उससे पूछा क्या कैसे है, तो फिर मैं भी इस फील्ड पे आया। तो मैं दिसंबर वाला दिया था तो नेट नहीं हुआ था, इस बार मतलब नेट हुआ है। और सर मेरा ज़्यादा तैयारी खास तो थी नहीं, पर ये मैंने कुछ सोचा कि मतलब कुछ पोर्शन में मैं जहाँ स्कोर कर सकता हूँ, जैसे डीआई है, पैसेज था, तो यहाँ था कि मतलब मुझे पूरे पूरे करना है। और जैसे इंडियन पॉलिटी वाला पोर्शन था, तो ये था कि ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो इन चीज़ों को कम से कम गलत मिस्टेक करें। और जो पोर्शन कमज़ोर था उनमें सर आपकी मैराथन क्लास देखी और सर नेट हुआ है। अगली बार जेआरएफ के लिए कोशिश करेंगे। डेफिनेटली होगा। सो वैसे आपका मतलब जैसे मास्टर्स और ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया है आपने? सर मैंने ग्रेजुएशन सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया हुआ अच्छा, था। अच्छा। और मास्टर सर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया हुआ था। अच्छा, मतलब यूपी से प्रॉपर हाँ, बिलोंग यूपी करते से हैं। यूपी से। सो चलिए, तो थोड़ा सा हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन तो हो गया। मोहम्मद जी, आप मुझे ये बताइए, हसन साहब, कि जब प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, अभी आपने भी बताया कि कैसे कैसे आपका प्रिपरेशन जर्नी रही। सो उसमें एक सबसे बड़ा टारगेट आता है कि देयर आर 2 सब्जेक्ट्स, ओके, बहुत बड़ा सिलेबस है। अब उस सिलेबस में से आपको वो चीज़ें चुननी है जिससे एग्जाम क्रैक हो सके, ओके। तो सिलेबस को भी कवर करना है, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, मॉक भी लगाना है, सब कुछ करना है। तो वो स्पेशली सिलेबस कवरेज के लिए आपको लगता है कि कितना टाइम, जैसे अभी आपने खुद बताया टाइम लगता है, तो एक जेन्युइन स्टूडेंट को जब भी कोई स्टार्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस कवर करने के कितना मिनिमम टाइम आपके हिसाब से लगना चाहिए और क्या अप्रोच होनी चाहिए? जैसे मैं अपना बताऊं, मैं इतनी वैसी यूनिवर्सिटी से भी नहीं पढ़ा हूँ, रिनाउंड यूनिवर्सिटी है जामिया इस्लामिया। उसके बावजूद मैंने देखा है अगर आपका जिस फील्ड में भी आप नेट देना चाहते हैं, अगर उसमें आपने ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर भी उसी से किया और आपकी अच्छी पकड़ थी, तब भी आपको एटलीस्ट 3 महीने लग जाएंगे आपको सिलेबस कवर करने में, क्योंकि क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव टू ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जाना है आपको। जी। और मैंने जैसे पेपर एनालाइज किया, मतलब मैं पीवाईक्यू देखता था, तो उसमें मैंने देखा था एटलीस्ट 50 के ऊपर भी चला जाता है। 50 तो मान के चलिए 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। और इस एज में आके आप 24-20 प्लस एज हो जाती है, तो ऑब्जेक्टिव माइंड में रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। रट्टा मारना मुश्किल जी, है। रट्टा मारना बहुत बचपन में मुश्किल हो चल जाता जाता है। था।
और क्योंकि हमने सारा सब्जेक्टिव पढ़ा होता है ग्रेजुएशन में, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जी, वहाँ पे जी, एनालिटिकल understanding आप कर level। रहे हैं, रिफ्लेक्टिव है। और यहाँ पे क्रोनोलॉजी में लगाई है डीपीएसपी वगैरह, गांधी प्रिंसिपल, उसको मिक्स करके जिसको क्रोनोलॉजी में लगाई, ये सब तो कभी नहीं। इस तरीके से नहीं पढ़ा है। तो अगर इस तरीके से हमें सिलेबस भी कवर करना है और रट्टाफिकेशन भी लगाना है, तो एटलीस्ट मान के चलिए 3 से 4 महीने एक एवरेज, क्योंकि रिवीजन करना है जी, आपको, जी, आप वो रिवीजन चीज नहीं लर्न करना। करेंगे कि अच्छा ये पूछा जाएगा, उसको फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। जी, सो एटलीस्ट 1-1.5 महीना तो आपको रिवीजन के लिए अच्छा खासा जी, चाहिए, जी। बिकॉज जितने फैक्ट हैं एग्जाम में, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, बिकॉज जेन्युइनली स्पीकिंग जिस तरीके से एग्जाम चेंज हो रहा है, जिस तरीके से ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ज्यादा जा रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं बट कम आ रहे हैं थोड़े से, तो वहाँ पे अब पिछले 2-3 साल में काफी चेंजेस आए हैं। अगेन इवन बहुत अच्छा पढ़ने वाला भी है ना, बहुत अच्छा बैकग्राउंड भी है ना, तब भी उसको टाइम लगेगा। मतलब एनी हाउ 1-1.5 महीना 2 महीना तो आपको 1 महीना एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए ये पूछी जाएंगे, और उसके बाद फिर आप अपना एग्जामिनेशन का रिवीजन करते हैं। तो मतलब नॉर्मली जो नया नया स्टूडेंट है, जो पहली बार आ रहा है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर जेएनयू या फिर डीयू जैसे इंस्टीट्यूट से या फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी वगैरह से नहीं है, उनको डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगेगा। कम से कम 6 मंथ का भी आप टाइम एक मान के चल सकते हैं, ठीक है। और जैसे सर इस बार कट ऑफ इतनी हाई गई है, वो हो सकता है अगली बार भी चली जाए, जाएगी वो तो, क्योंकि तो मेरे सेकंड पेपर में पॉल साइंस में 78 क्वेश्चन सही हैं, बताइए। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है ये। बहुत अच्छा ही है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बहुत demotivate हार्ड वर्क है। करने की ज़रूरत है। बहुत हार्ड वर्क है, सब अगर कोई बंदा ये सोच के आए कि 1 महीने में मैं क्रैक कर लूँगा, तो शायद हाँ, उसका मतलब लक basic, लक हाँ। इगैलिटेरियनिज़्म जैसे आपने पढ़ाया हमको, तो लक- शायद हो जाए, वरना तो 3-4 महीने आप मान के चलिए। हाँ, मतलब वक्त लगेगा, आपको शिद्दत से लगना पड़ेगा। मतलब दिस एग्जाम इज नॉट समथिंग दैट यू कैन डू व्हाइल डूइंग अदर थिंग्स। कुछ लोगों को लगता था अभी तक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की चलते चलते चलो ये कर रहे हैं, साथ में ये भी कर लेते हैं। यस, तो अब ये मिथ मेरे में भी थी, पहले थोड़ी बहुत आ गई थी। तो ये ऐसा नहीं, मतलब पहले हो सकता था, होता होगा, बट जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जब से ये चीजें सिचुएशन चेंज हुई है, तो आपको एक जगह फोकस करना पड़ेगा। या तो यूजीसी नेट करें तो यूजीसी नेट करिए, ठीक है। इफ फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर सिविल्स, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट सिविल्स की तैयारी करते हैं, तो टेक अ ब्रेक। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सिविल्स पढ़ना है, अच्छी बात है, पढ़िएगा, 6 महीने का ब्रेक लीजिए, यूजीसी नेट ढंग से प्रिपरेशन कीजिए, जी। क्रैक कीजिए, जेआरएफ का पैसा आपके पास आना स्टार्ट होगा, पीएचडी एडमिशन लेकर, और फिर आप आराम से सिविल्स भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपकी चॉइस है, पर उसमें लंबा टाइम लगेगा। नेट जेआरएफ को अगर आप ईमानदारी से 6 महीने में दे देंगे तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। चलिए, तो अमित जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि एक तो अब जैसे आपने प्रैक्टिस वगैरह का ही बताया, आपने पेपर 1 का भी एग्जांपल दिया कि कैसे कैसे प्रैक्टिस आप कर रहे थे, तो पेपर 1 में ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं स्टूडेंट्स, स्पेशली स्कोर करने में। अब 10 यूनिट है, ठीक है, अब उसमें से कुछ ना कुछ यूनिट ऐसी रहती है जो हो जाती है कि भाई ये नहीं बनने वाली। तो फिर आपके हिसाब से एक स्मार्ट तरीका क्या है कि कैसे हम उन यूनिट्स को पिक करें और कैसे अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सके पेपर नंबर 1 सर से? इसके लिए सर आप तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो हमने अब तक पढ़ा हुआ है और मतलब यूनिट में हम ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे डीआई है वो प्रैक्टिस से बन सकती है, Improve हो जाएगा। पैसेज है वो ऑन द स्पॉट मतलब पेपर के पूरा जो आएगा। हो जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर वाला पोर्शन है, जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है, तो उनसे पीवाईक्यू लगाने से, और जो उनका डिस्क्रिप्शन होता है पीवाईक्यू, उनसे लगाने से आपका स्कोर बढ़ सकता है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, यहाँ आप कितना भी पढ़ के जाएं, यहाँ मतलब क्वेश्चन सही हो सकते हैं, हो सकता है नहीं भी सही हो, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए हमें कुछ पोर्शन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहाँ मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक ठीक, चलिए, सो नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन मेजरली स्टूडेंट्स का रहता है कि जब प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं और स्कोर नहीं इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो उस वक्त में जब आप, जैसे आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, आप लोगों ने फेस किया होगा कि यार मॉक टेस्ट में लगा तो रहा हूँ, पढ़ भी लिया है, सिलेबस भी कवर कर लिया, मॉक टेस्ट भी लगा रहा हूँ, एग्जाम को अब ऑलमोस्ट 1 महीना बचा है। वो सिचुएशन बहुत संगीन होती है सभी के लिए कि अब एग्जाम का वक्त बचा है, अभी स्कोर मेरा उतना नहीं पहुंच पा रहा जेआरएफ के आसपास। तो उस वक्त में हसन जी आपके हिसाब से क्या अप्रोच किसी को अपनानी चाहिए जब आपको लग रहा है कि यू हैव स्टडीड समथिंग, एवरीथिंग, आपने सब कुछ पढ़ लिया, सिलेबस कवर कर लिया, क्लासेस देख ली, नोट्स पढ़ लिए, और बट मॉक टेस्ट लगाने पे वो स्कोर नहीं आ रहा है, तो फिर क्या सही अप्रोच रहेगा उसमें? सर मेरे साथ ये सिचुएशन आई थी, तो मैंने क्या किया, मेरे फर्स्ट पेपर में ज़्यादा वो हो रहा था, प्रॉब्लम क्योंकि हो रहा था। मैंने सेकंड पेपर अच्छे से ग्रेजुएशन मास्टर में कर लिया था, कर लिया था। और मेरे स्कोर भी अच्छा था, मुझे फर्स्ट पेपर में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने क्या किया, यूनिट वाइज मैंने पीवाईक्यू लगाया फिर, क्योंकि फर्स्ट पेपर में मुझे लगता है कि कंपैरिजन टू सेकंड पेपर पीवाईक्यू फर्स्ट पेपर के ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ज़्यादा है, अवेलेबल भी ज़्यादा है ना, और हेल्पफुल क्योंकि इतने सारे शिफ्ट में होता था पेपर, इतने सारे शिफ्ट में होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पीवाईक्यू वो यूनिट वाइज लगाए, जैसे मैं रोज़ाना 1 पैसेज लगाता था। तो मैंने जैसे एग्जाम दिया, वो दिसंबर वाला भी दिया था, 5 के पास क्वेश्चन मेरे सही होते हैं उसकी कॉम्पिटिशन के, तो 5 मैंने इसमें से निकाली। तो मैं इस तरह देखता था कि कैलकुलेट करके, जी कैलकुलेट करके 35 कहाँ से बनाने, मतलब वो 50 में से 35-40 कैसे निकालने, कैसे बनाने। और मैं मेरा डीआई मतलब मैथ ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन डीआई में इतना ज़्यादा मैथ नहीं होता है,
थोड़ा कम में भी अगर आपको आता है तो आप उसको बेसिक cover कर फॉर्मूलेज सकते अगर हो। आपको जी, पता है, 5 में अंडरस्टैंडिंग। से 4 या 3, लेकिन मेरे 5 ठीक थे इस बार भी। हम्म, तो पैसेज और DI और एक मेरा जैसे लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन वो मेरा अच्छा था। और फिर मैंने बस ये देखा कि यूनिट वाइज किस में मैं स्कोर ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, वहाँ तो पे मैंने स्ट्रॉन्ग कुछ यूनिट आइडेंटिफाई किए 4 या 5, और बाकी के मैंने PY को लगाता रहा, इसी से मेरा स्कोर हुआ। चलिए बहुत अच्छी बस बात ये है। स्ट्रेटेजी ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हसन जी आप सॉरी अमित जी आपसे कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, एक तो नोट्स वाला एस्पेक्ट बहुत होता है क्योंकि सब स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि पढ़ना तो है, रिवीजन भी करना है लास्ट टाइम के लिए। तो आपने भी मतलब अभी आपने जैसे बताया कि आपने शिफ्ट पहले आप बेसिकली अलग प्रिपरेशन कर रहे थे पुलिस वगैरह के, शायद तक आप बता रहे थे ना, यूपी एग्जाम की, सॉरी हाँ। तो उसके बाद फिर जब नोट्स बनाने का पर्सपेक्टिव है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज सब्जेक्टिव पेप चीज है ये, इसमें ये इतना भी नहीं कि आप ठीक है नोट किताब से पढ़ के हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी जिसको आप लास्ट मोमेंट में रिवाइज करेंगे। तो वो शॉर्ट नोट्स आपने किस तरीके से प्रिपेयर किए, अगर किए हैं तो वो उसमें क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? मतलब इस पे तो सर मेरी मतलब मिस्टेक थी कि मैंने नोट्स नहीं बना, जिस वजह से JRF नहीं हो पाए, क्योंकि जैसे बुक्स हैं और राइटर नेम क्रोनोलॉजी पे लगाने पे, तो इसके लिए आपको नोट्स प्रॉपर बनाने चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट रिवीजन पे वही काम आएगा, वही आपको JRF तक ले जाएगा। बाकी आपका नेट हो जाएगा अगर आप जैसे बेसिक भी कर रहे हैं, पर अगर JRF निकालने के लिए आपको नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। चलिए अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और लास्ट में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिसको भी क्रेडिट देना चाहते हैं अपनी सक्सेस का, आपके फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो उसके लिए आप अपना अपना क्रेडिट दे सकते हैं। आपसे इसे स्टार्ट करते हैं जी। सर मैं आपको क्रेडिट देना नहीं चाहूंगा। मेरे को तो ठीक है, मेरा तो है ही, मेरे साथ बैठे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर है। बाकी आपके फैमिली कोई किसी मेंबर किसी का नाम लेना चाहते हैं, आपके दोस्त हैं कोई भी ऐसे व्यक्ति? सर मैं क्रेडिट तो अपने माता पिता और अपने बड़े भैया को देना चाहूँगा, जिन्होंने मतलब मेरे कदम से कदम मिला के रखा और मेरे हमेशा हौसला बढ़ाया। अगर कहीं रिजल्ट नहीं भी अच्छा होता है तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार फिर देना है। और सर वो भरोसा किसी दूसरा अगर हमारे ऊपर रखना है तो अपने आप भरोसा हो जाता है कि यार मतलब मेरा परिवार वाला व्यक्ति जो है मुझ पे भरोसा रख रहा है। क्योंकि बाहरी लोग आपको समर्थन देंगे, पर आपको जो हमेशा एक सपोर्ट की जरूरत होगी फैमिली ही दे सकती है। डेफिनेटली। चलिए मोहम्मद जी। जैसे दुनिया में सबको ही लगता है कि उसके माँ बाप बेस्ट हैं, और ऐसा कोई है ही नहीं। मुझे भी सबके साथ में यही है, और ये सही बात भी है। मैं अपने सबसे अगर क्रेडिट देना चाहूँ तो अपने पेरेंट्स को दूंगा। अगर टीचिंग उसमें फील्ड में देखा जाए तो सब आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं इतने अच्छी यूनिवर्सिटी से होने के बावजूद भी कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे नहीं आ पाई थी जो आपसे मुझे मिली थी। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, लेकिन आपने सब्जेक्टिव वे में भी पढ़ाया उसको, मतलब इस तरह के हमें यूनिवर्सिटी में भी काम आएगा। सब्जेक्टिव पढ़ते तभी जाके उसका ऑब्जेक्टिव लर्न होगा। आप सोचेंगे सिर्फ फैक्ट रटे नहीं, वो सिर्फ रटे भी नहीं आएंगे, वो रटे तब जाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी थिंकर का आइडिया समझ में आ गया ना, फिर आप उसकी किताब भी याद कर लेंगे, बिकॉज यू नो अब अननोन पर्सन है उसके बारे में कैसे याद कर लोगे। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट पता है तो आपको उसका किताब भी याद कर ही लेंगे कि ठीक है यार अच्छा इसका ये आइडिया था, चलो पढ़ लेते हैं। अपने पेरेंट्स को मैं क्रेडिट दूंगा, और अपनी वाइफ। अच्छा क्या बात है she is the beautiful in the world, most beautiful, and my brother, my friends, ज़ुमैर भाई, साकिब भाई एंड शिवापी, मतलब इन सबको मैं क्रेडिट दूंगा कि सब के सब मुझे कोई अपने फ्रेंड में या रिलेटिव में, टीचर या स्टूडेंट, कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे डिमोटिवेट करता था। सब मोटिवेट करते थे, भाई मेरे डो तो क्या हुआ, अभी भी पढ़ सकते हो। हाँ यार ये बहुत बड़ा टास्क है। मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला अपनी वाइफ से। मैं बता रहा हूँ, मैं अभी सिंगल हूँ, मैं मतलब सिंगल लड़की है, मतलब शादी नहीं हुई है, बट स्टिल अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उसके बाद आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, किसी के लिए भी आफ्टर मैरिज प्रिपरेशन पढ़ाई करना, और बहुत सारी इवन तो मेरी क्लास में भी आप भी जानते हैं बहुत सारी लड़कियां जो लोग मैरिज के बाद पढ़ाई करें, तो दैट इज ऑल्सो अ मोटिवेशन फॉर मी कि आप लोग जब इतना एफर्ट ले सकते हैं कि अपने लाइफ के एक पार्ट के साथ साथ दूसरा पार्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मोटिवेटेड है। सो मैं तो अपने लगा रहूंगा, जितना पढ़ा सकता है वैसे पढ़ाते रहेंगे। मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, मैंने पढ़ते रहो, कोई भी नहीं, इस बार नहीं है, अगली बार हो जाएगा, मेरे माँ बाप। तो मैं सबको क्रेडिट देना चाहूँगा। थैंक यू। अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए।